हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से 12th हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आया हूं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस का अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री यानी इतिहास के भाग 3 जो बुक नंबर 3 है कि उसके 4 चैप्टर्स को एक साथ मैंने कवर किया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और एक ही वीडियो में 4 चैप्टर मतलब कि कम से कम इस वीडियो से 10 से 15 मार्क्स के आने की बहुत संभावना है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए आप, और ये वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस का अंतिम वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला चैप्टर, आज की ये क्लास, अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने अंतिम के 4 चैप्टर को एक साथ मैंने कवर कर लिया इस वीडियो में, और जितने भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर को और इनके पॉइंट्स को आप दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी कर सकते हैं, जो लघुत्तरीय है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें भी इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, आप इसको कॉमन भाषा में समझ लीजिए कि जैसे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज लोग यहाँ रहते थे, ठीक है, अंग्रेज लोग जब यहाँ रहते थे तो वो हिंदुस्तान यानी भारत उस समय इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का क्या था, ये उपनिवेश था। ठीक है, ये उपनिवेश था। जब कोई देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेती है तो जो कब्जा वाले देश के लिए वो उपनिवेश हो जाता है। तो उपनिवेशवाद क्या है? एक प्रक्रिया है। उपनिवेशवाद क्या है? एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि एक जो मजबूत राष्ट्र है या एक जो राष्ट्र है वो जो कमज़ोर राष्ट्र के मतलब जो उपनिवेश है, जैसे इंग्लैंड इंडिया को किया था, उसी तरह से जैसे मजबूत राष्ट्र जो है कमज़ोर राष्ट्र के आर्थिक यानी बिजनेस लेन देन, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है और अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छोटे राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद क्या एक प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ा देश छोटे देश पे कब्जा कर लिया या ताकतवर देश कमज़ोर देश पे कब्जा करके वहाँ के बिजनेस का, पैसा का और जितने भी संसाधन सब पे उस पर कब्जा कर लेता है और वहाँ और उसका फ़ायदा अपने देश वाले को या अपने लिए करता है। वो इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, हल और कुदाल के बीच का संघर्ष का क्या आशय है। देखिए, हल और कुदाल सिर्फ आया है, एक्चुअली बात यह है जब 18वीं सदी की बात है, 18वीं शताब्दी की बात है ये जब झारखंड में राजमहल पहाड़ी के पास आसपास वहाँ जो पहाड़ी के ऊपर पहाड़िया लोग रहते थे, फिर उन लोगों का काम क्या था कि वो लोग खेती नहीं करते थे, बहुत कम खेती करते थे और ज़्यादातर वो लोग क्या करते थे, पशुओं को मार करके शिकार करके या कुछ हल्का फुल्का जो कंदमूल है उसको उस तरह से खाते थे पहाड़िया लोग। फिर बाद में संथाली लोग आ गए, वहाँ के बस गए, तो वो खेती करते थे। और एक का जो है, ठीक है, मतलब एक क्या है कि एक का सिंबल है, एक का संकेत है हल, जैसे संथालों का हल संकेत हो गया हल, और कुदाल था पहाड़ी लोगों का। तो कुदाल और हल के बीच का संघर्ष मतलब कि संथालों और पहाड़ियों के बीच का संघर्ष, संथालों और पहाड़ियों के बीच के संघर्ष को हल और कुदालों का भी संघर्ष कहते हैं। चलिए, बेनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बेनामी नहीं बोलते कि बेनामी जमीन है, बेनामी ये है, तो सिंपल सा शब्द है, गुमनाम को ही बेनाम कहते हैं। बे मतलब होता है नहीं, नाम मतलब नाम, जिसमें नाम नहीं होता है तो उसका बेनामी हो गया। अमला कौन थे, ठीक है, अमला कौन थे। अब देखिए क्या होता है कि जब टैक्स इकट्ठा किया जाता है जमीनों का, ये सब जिसका, तो
वो जो टैक्स इकट्ठा करता था उस समय 17वीं शताब्दी के अंतिम में, 18वीं शताब्दी के समय में हिंदुस्तान में, उसको अमला कहते थे। ठीक है। और ये जमींदार के साथ रहता था। जमींदार का जो काम जमींदार का जो काम था टैक्स इकट्ठा करना, उसी टैक्स को जो इकट्ठा करते थे उसको अमला कहते थे। तो अमला कौन थे? राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार के एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे। अब बुकानन कौन था? अब देखो, फ्रांसिस बुकानन के बारे में हो रही है। ये फ्रांसिस बुकानन क्या था? एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, जो, ठीक है, जो भारत आया और बंगाल के चिकित्सा सेवा यानी मेडिकल सर्विस में उसने 1794 से लेकर के 1815 तक कार्य किया। ठीक है, 1794 से लेकर 1815 तक कार्य किया। यही याद रखिएगा कि बुकानन एक डॉक्टर था। वो भारत आया, भारत बंगाल में डॉक्टर का सेवा वो दिया और 1794 से 1815 तक काम किया। अब देखिए अगला प्रश्न देखें। औपनिवेशिक काल में व्हाइट और ब्लैक टाउन का क्या आशय है? ठीक है, अब व्हाइट और ब्लैक क्या है आपको बता देता हूं मैं। व्हाइट और ब्लैक टाउन का क्या है? इसमें यह है कि वो लोग व्हाइट जो है और ब्लैक जो इंडियन को वो लोग ब्लैक कहते थे अंग्रेज लोग, और खुद को वो लोग व्हाइट कहते थे। बस यही चीज है कि इंग्लैंड के लोग जैसे गोरे होते उसको व्हाइट कहा गया और इंडियन लोगों को ब्लैक कहते थे वो लोग। तो ये क्या, एक तरह से नस्ली भेदभाव है। एक नस्ली क्या है? भेदभाव है। और बस इतना ही लिख देना है कि ये क्या, एक नस्ली भेदभाव है। और जिस एरिया में अंग्रेज लोग रहते थे उसको व्हाइट टाउन भी कहते थे, और बाकी यहाँ पे तो इंडिया रहते थे, इंडियन लोग रहते थे उसको ब्लैक टाउन कहते थे। ठीक है। बंबई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए। बंबई और दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली को, मतलब जो राजस्व रेवेन्यू आता था, उस प्रणाली को क्या कहते हैं? तो ये जो प्रणाली थी उसको रैयतवाड़ी कहते थे। रैयतवाड़ी। अब देखिए 3 तरह का राजस्व व्यवस्था आया था बंगाल और बिहार के आसपास या उत्तर बिहार के आसपास, खास के पूर्वी भारत में, बंगाल में। जो ये था सिस्टम था टैक्स कलेक्ट करने का किसानों से, वो था जमींदारी पर था, इस्तेमरारी पर था, और उसी को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते थे, जो 1793 में आया था। इसी तरह से एक महलबाड़ी है जो साउथ इंडिया में चला, और एक था रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयत मतलब किसानों से डायरेक्ट टैक्स ले जाता था। तो ये कहाँ था? बंबई और दक्कन में था। ठीक है। अब अगला देखिए, बंगाल के अस्थाई भूमि बंदोबस्ती की कोई 2 विशेषताएं बताई। देखिए बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्ती यानी जिसको इस्तेमारी व्यवस्था कहते हैं, जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। तो जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकारी प्राप्त होते थे। देखिए इसमें क्या था कि उसकी विशेषताएं क्या था? 2 विशेषताएं था इस्तेमारी बंदोबस्त का या स्थायी भूमि बंदोबस्त का, कि जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ, मतलब लगान मतलब वही टैक्स के साथ साथ क्या था, वो भूमि के स्वामी भी होते थे, मालिक भी होते थे। ठीक है। अब आगे देखिए कि सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। अब मतलब सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया। उसमें क्या था कि 90% जो था, 90% लगभग टैक्स जो है वो सरकारों को दिया जाता था। तो उसको, उस राशि को निश्चित कर दिया गया। तो 2 तरह की विशेषता है। अगला देखिए आप, प्रश्न क्या है? अंग्रेजों द्वारा भारत में उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज आखिर भारत में आए क्यों? यहाँ पर राज्य स्थापित, उपनिवेश स्थापित करने का उनका उद्देश्य क्या था? सब कुछ का उद्देश्य होता है, मतलब गोल, पर्पस क्या था?
उद्देश्य क्या था? तो देखिए कि अंग्रेज यहाँ मुख्य रूप से क्यों आए थे? यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बना था। ईस्ट इंडिया की जो कंपनी बना था, यहाँ वो कब्जा करने नहीं आए थे, यहाँ पे वो शासन करने शुरू नहीं आए थे, यहाँ पे वो आए थे व्यापार करने के लिए। ठीक है। और क्या करते थे, यहाँ से व्यापार करेंगे, और इंग्लैंड में उस समय बहुत ज़्यादा सामान प्रोडक्शन होता था, उसका उत्पादन होता था, तो सोचते थे ये मार्केट है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ बेचेंगे। यही इनका पर्पस था। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ये 1793 की बात है, 1793 ईस्वी की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, और कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ये 1793 में किया गया था। ये जो है, इसमें जमींदार जो है किसानों से टैक्स वसूलते थे, लगान वसूलते थे। इस तरह का आप कर सकते हैं। सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं? अब देखिए ये कानून क्या है कि सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं? अब देखिए ये सूर्यास्त कानून, देखिए क्या होता था कि जब अंग्रेज जब थे तो वो क्या कहते थे, ज़मीन, बहुत सारे ज़मीन उनका कब्जा उन्होंने कर लिया पहले, और उस ज़मीन को क्या करते थे, ज़मींदारों को एक निश्चित राशि पर दे देते थे कि हाँ भाई इतने पैसे का, इतने रुपये का ये ज़मीन मैं आपको दे रहा हूँ, और इस ज़मीन को एक समय बांध दिया जाता था कि भाई इतने साल के अंदर में आप ज़मीन का जो भी पैसा है आपको चुकाना पड़ेगा। अगर वो ज़मीन का पैसा नहीं चुकाते थे तो वो ज़मीन फिर क्या अंग्रेज ले लेता था और उसको नीलामी कर देता था। ठीक है, उस तरह से वो बिक जाता था। और इस व्यवस्था की जो ज़मीन जो मिलती थी जमींदारों को, वो ज़मीन उसके जो आने वाले संतान होते थे, फिर उसके जो है उसके उत्तराधिकारी जो होते थे, जिस संतान उसके उत्तराधिकारी होते थे, वो उस ज़मीन के मालिक भी हो जाते थे। ठीक है। और इसी कानून को जो है, जो मतलब कि एक निश्चित समय तक ज़मींदारों को उसका पैसा, जितनी राशि होती थी उसको लौटाना होता था। अगर वो नहीं लौटाते थे तो वो ज़मीन को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। और इसी कानून को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। अब अगला प्रश्न देखिए, झूम खेती से आप क्या समझते हैं? झूम की खेती से आप क्या समझते हैं? अब देखिए झूम खेती में क्या होता है कि एक जगह खेती लोग करते थे, वहाँ पर से जो वहाँ पर आसपास ज़मीन पे जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ हैं उन सबको, वनस्पतियों को काट के जला देते थे, और वहाँ पर जो है पुराने ढर्रे से, जैसे हल से जुताई उताई करके वहाँ पे खेती करते थे। और खेती तब तक की जाती थी जब तक वहाँ पर उस ज़मीन की उर्वरता रहती थी, तो वहाँ पर खेती की जाती थी। तो झूम खेती क्या है कि एक आदिम पर कृषि प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें पहले वृक्षों को, वनस्पति को काट कर उसमें जला दिया जाता था, और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण यानी हल की से जुताई उताई करके बीज बो दिया जाता था, और उसमें खेती होती थी, और इसी भूमि पर खेती की जाती थी, मतलब इसी को झूम खेती कहते थे। और झारखंड में झूम खेती को कुरुबा कहा जाता है, कुरुबा कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आज का ये पहला चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम लोग दूसरे चैप्टर के पास चलते हैं। अगला चैप्टर है अध्याय 11, विरोधी और राज्य। 1857 के विद्रोह के बारे में है। यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आना ही आना है, और इनके पॉइंट्स को आप दीर्घ के और लघु तरीके के उत्तरों में आप लिख कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले पुरुष नेताओं का नाम बताइए। बहुत सारे लोग थे। आप स्टार्ट कर सकते हैं बहादुर शाह जफर से, शुरू कर सकते हैं दिल्ली से, या बिहार से भी शुरू कर सकते हैं आप। इस तरह से आप जो मेन थे नेता, पुरुष जो नेता जो भाग लेते हैं। चलिए सबसे पहले नाना साहब जो कानपुर से लड़े थे, तात्या टोपे, उन्होंने भी ये साथ दिया था नाना साहब का। वीर कुंवर सिंह, जिसको बाबू वीर कुंवर सिंह भी कहते हैं, ये थे बिहार के आरा के, जगदीशपुर के थे। बहादुर शाह जफर, अहमदुल्ला शाह,
लियाकत अली, बहुत सारे लोग थे जो 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद देखिए, नाना साहब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, ठीक है, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनको डंका शाह भी कहा गया है, ये सब जो थे, ये लोग पुरुष नेता थे जो 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। ठीक है, कमल का फूल, रोटी और कमल का फूल था। जब एक चौकीदार हो या कोई भी आदमी है क्रांतिकारी एक जगह दूसरे जगह जाता था, उसमें क्या है, कब कहाँ जाना, मतलब पहचान होती थी। ये क्या था? प्रतीक चिन्ह था, इसका सिंबल था कि हाँ भाई ये 1857 विद्रोह का क्रांतिकारी था। और इसको अंग्रेज लोग उस टाइम भांप नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो क्या था? रोटी और कमल का फूल। एक लाइन है, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, बूंद उले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये कविता है ना, तो वो कविता किसकी है, किस विषय की है? तो यह कविता लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई थी। यह कविता है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, कविता है। ये बहुत अच्छी कविता है और बहुत फेमस कविता है। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में ये लाइन कही गई थी। मंगल पांडे कौन थे? देखिए, मेन अभी हीरो यहाँ पे आते हैं कि मंगल पांडे कौन थे। एक्चुअली मंगल पांडे बैरकपुर जो है बंगाल के पास, बैरकपुर में 24वें रेजिमेंट के सिपाही थे। और उस समय क्या हुआ, जितने भी सिपाही थे उन लोगों में एक अफवाह फैली कि अभी जो नया जो कारतूस आया है, इंग्लैंड के लोग ने, अंग्रेजों ने लाया है, जिस कारतूस को उसको दांत से खींचना होता था, अब वो कारतूस जो है गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। ये इस बात मतलब ये अफवाह फैल गया था, और जितने भी लोग थे, हिंदू और मुस्लिम थे, उनका इससे धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इसी बात को सुनकर मंगल पांडे ने ये क्या किया था, अंग्रेज अधिकारी को मार दिया, वहीं पर हत्या कर दी। और उसके बाद से ही धीरे धीरे ये न्यूज़ पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है। तो मंगल पांडे की ही कहानी। ठीक है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कब और कहाँ शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह जो है ये 10 मई से शुरू हो जाता है। 1857 से 10 मई 1857 शुरू होता है, मेरठ से शुरू होता है। और मेरठ में ही 10 मई 1857 होता है। फिर वहीं से धीरे धीरे लोग, तब कुछ लोग, ज़्यादातर लोग पैदल चले जाते हैं, और जाते 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 कुछ बैलगाड़ी से, जिसको जो मौका मिलता है वो जाते हैं, और उसको दिल्ली में जा करके लाल किला के पास बहादुर शाह जफर के पास जाके मिलते हैं सुबह में 11 मई को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरे नॉर्थ भारत में खास के, ये विद्रोह फैलता जाता है। तो कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 से। कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? देखिए, इसको स्वतंत्रता संग्राम ये किया, इसको इसलिए कहा जाता है कि अब तक 1857 से पहले तक कोई ऐसा विद्रोह इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था कि जिसमें सबने अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए पुरजोर जन आंदोलन किया हो। हाँ, अंग्रेजों के साथ कई विद्रोह हुआ, ठीक है, कुछ जनजाति विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह हुआ, और आपका फिर से प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, सब लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बहुत सारी जनजाति विद्रोह भी हुए। लेकिन 1857 जितना व्यापक रूप से कोई आंदोलन नहीं लड़ा गया था, इसीलिए 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अब देखें प्रश्न नंबर 7, 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम लें। अब 4 महिलाएं कौन कौन थी? अब देखिए, सबसे पहला नाम सबको याद है कि रानी लक्ष्मीबाई। फिर एक है हजरत बेगम महल जो लखनऊ अवध से थी, 2 नाम याद है। फिर एक थी महारानी बैजाबाई सिंधिया थी। एक वीरांगना ताई बाई थी।
ताइवाई थी। आप लोग एक काम कीजिए, जितने भी जो मुख्य भूमिका निकालने वाले नेता थे, पुरुष महिला, सबको एक लिस्ट बनाइए और उनके शहर का नाम या उनके राज्य का नाम लिखिए और उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, लघुत्तरीय में, अति लघुत्तरीय में या दीर्घ में कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति के तहत किन किन राज्य के अपने अधीन कर लिया था? हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी लाया था 1848 से लेके ये किया था 1856 तक रहा था हिंदुस्तान में ये। और इसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर और उदयपुर, जितनी जगह पे उसने क्या किया था, वो हड़प की नीति से उसको हड़प लिया उसको। ठीक है, और अपने अंग्रेज के अंदर, मतलब अंग्रेजी शासन के अंदर उसने कर लिया। झांसी भी उसमें था, सतारा, जैतपुर, झांसी, संबलपुर और उदयपुर, नागपुर, ये सब को उसने कब्जा कर लिया था। इसमें क्या था कि जिसके जब तक कोई पुत्र नहीं होते थे ना, तो उत्तराधिकारी नहीं है, तो डलहौजी सोचा कि यही अच्छा मौका है, इस राज्य को अपने अंडर में कर ले। तो जिसका उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके बच्चे संतान नहीं थे, पुत्र नहीं थे, उसको अपने अंडर कर लेता डलहौजी। अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया? अतः अवध के अंतिम नवाब थे बाजिद अली शाह। अब सब जगह क्या हुआ, डलहौजी ने सब जगह तो कब्जा कर लिया, अब बच गया था अवध, जो बहुत बड़ा राज्य था उस समय का। तो उसको क्या किया, बाजिद अली शाह को बोला कि इसका शासन बहुत खराब है, कुशासन के ग्राउंड पे, कुशासन के आधार पे उसको वहां से भगा दिया और बोला तुम यहाँ से चले जाओ, इस पर कब्जा हम लोग रहेगा, और उसको 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे करके उसको कोलकाता भेज देता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखें, आज का इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, आप याद कर लीजिए। दिल्ली, मेरठ, आपका झांसी, ठीक है, अवध है, पटना है, कानपुर है, ये सब जितना जगह है, इलाहाबाद है, फैजाबाद है। ठीक है, ये सब जितनी जगह है यहाँ पर, ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। इस चैप्टर जो 1857 के विद्रोह के पॉइंट्स को आप दीर्घोत्तरीय में भी लिख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, 1857 विद्रोह के कारण आ सकता है, परिणाम आ सकता है, ठीक है ना, उसमें आ सकता है, और उससे पहले चैप्टर में संथाल विद्रोह के बारे में आ सकता है। अब आ गया कि अब एक चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्र आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ये चैप्टर है ये, महात्मा गांधी और राष्ट्र आंदोलन। कोई भी एग्जाम जहाँ हिस्ट्री पूछी जाती है, हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें महात्मा गांधी और राष्ट्र आंदोलन से क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें क्या है कि इसमें महात्मा गांधी कब आए हिंदुस्तान, वहाँ से लेकर कौन कौन से राष्ट्र आंदोलन है, सब तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आने की संभावना है। जैसे चंपारण सत्याग्रह, फिर से आपका खेड़ा में किया आंदोलन, किसान आंदोलन, फिर से अहमदाबाद मिल वाला जो आंदोलन था वो उसमें किया गया, फिर आगे जा कर के रॉलेट एक्ट है, असहयोग आंदोलन है, सविनय वगैरह आंदोलन है, भारत छोड़ आंदोलन है, कई तरह का आंदोलन और गांधी जी के काल में हुआ था। तो उससे प्रश्न बहुत भर भर के आते हैं हर एग्जाम में, तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसका कि दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया था? दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक चल के गए थे और वहां इन्होंने जाकर के नमक कानून को तोड़ा था, नमक बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, दांडी यात्रा कब और कहां शुरू किया गया? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है वहां से शुरू किया गया था, इसको याद रखना। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब बंद किया? ठीक है, तो नमक कानून कब बनाया था? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को जो भंग किया था अंग्रेजों का था कि अंग्रेज क्या किया था, कानून नमक वो लोग बनाते थे और ये काफ़ी उसका टैक्स लगाते थे, जबकि गांधी जी ने कहा था कि नमक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान की मिट्टी से, हिंदुस्तान के पानी से बनता है, तो
इस पे अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। और इसी कानून के बाद, इसी कानून को जब बंद तोड़ते हैं, नमा कानून को तोड़ते हैं, तो उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 से शुरू हो जाता है। 9 अगस्त 1942 से 7 को प्रस्ताव जाता है और 8 को प्रस्ताव पारित होता है, और 9 अगस्त से पूरे हिंदुस्तान में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के संस्कृत कॉलेज जो है, ठीक है, कॉलेज में ए.ओ. ह्यूम, किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम नामक एक अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की, AIC, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और उस समय हिंदुस्तान में लॉर्ड डफरिन, ठीक है, वायसराय हुआ करते थे हिंदुस्तान के। अगला देखें प्रश्न, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है, ये हुआ था। और इसी दिन से ही उसके बाद जो बहुत बड़ा आंदोलन रहा था, इसको बहुत डिटेल का ये कहानी है और इसमें पूरा स्टोरी है, और अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार है जो, ठीक है, जो ये जो जनरल और डायर ने निहत्थे लोगों पर, पब्लिक पर गोलियां चला दी थी उस बागान में, उस बगीचे में जितने लोग थे उस पर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया, ठीक है, 1920 में 1 अगस्त 1920 से शुरू कर दिया था असहयोग आंदोलन। और खत्म कब किया था? कब? तो 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जब हुआ, उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो पूर्ण स्वराज का मतलब एक स्वराज था, फिर आया पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के द्वारा 1929 में लाहौर में, ठीक है, 1929 में लाहौर में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ही पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित करवाया था। और उसी साल, उसी इसमें सेशन में ही क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया गया था और बोला गया था कि आज के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हर साल। अब देखिए, एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनकी किताब है? ये किताब है महात्मा गांधी की आत्मकथा। इस किताब को मैंने पढ़ी है, ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें उन्होंने हर तरह की बातों को लिखा है कि इन्होंने अपनी बातों को, जहाँ पे ये गलत भी किया लाइफ में, तो उसको इन्होंने स्वीकार किया और उसकी सच्चाई को इस पुस्तक में, अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, ठीक है। एक अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो खिलाफत आंदोलन जो है, एक्चुअली ये खिलाफत आंदोलन क्या था कि पूरे दुनिया के जो मुसलमान थे उसके जो एक हेड होते थे, उसके एक जो हेड जो होते थे, संत जैसे होते थे, तो वो तुर्किस्तान के में जो तुर्की है उसके एक खलीफा होते थे, वही पूरे मुसलमान के, पूरी दुनिया के मुसलमान के हेड होते थे। तो अंग्रेजों ने उनके जो पद को, खिलाफत के पद को हटा दिया था। तो इसी तरह से हिंदुस्तान के मुसलमान भी उसके खिलाफ में उठ गए थे, उसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और हिंदुस्तान में मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। तो इस तरह से आप इस चैप्टर का देख सकते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, उन सबके पॉइंट्स को, रॉलेट अटैक, खिलाफत आंदोलन है, फिर से आपका जलियांवाला बाग कांड है, सबको आप पॉइंट्स बना लीजिए। वो आपके दीर्घोत्तरीय में भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखने में भी काम देंगे। अब आज का अंतिम और इस किताब का अंतिम अध्याय जो है, अध्याय नंबर 15, जो हमारे सिलेबस में अध्याय नंबर 12 दिया हुआ है, अब नया जो करिकुलम आया है।
और इस चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। इससे भी प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना देरी किए हुए। तो पहला प्रश्न है इसमें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो जाती है। आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर से ही शुरू हो जाती है और पहली बार जो अध्यक्षता जो होती है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार के थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और उसके 2 दिनों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ये अस्थायी थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को ही शुरू हो गई थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी उस समय चाहते थे कि एक ऐसी भाषा हो जो पूरे हिंदुस्तान के लोग बोले, और वो बोली जो उसको हिंदुस्तानी भाषा कहते थे, उस भाषा का नाम ही रखा था लोगों ने हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें हिंदी और उर्दू का मिक्स था। हिंदी और उर्दू का मिक्स था। इस भाषा को महात्मा गांधी भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय। ठीक है। उसी वायसराय के समय इसी के समय ही भारत आजाद हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा का गठन क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। संविधान जो बना था, जो कैबिनेट मिशन जब हिंदुस्तान आया था, उसी के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। पूरे हिंदुस्तान जो कई टुकड़े में बटे हुए थे, देशी रियासतों में बटे थे, सबको एक साथ समेट लिया था उन्होंने, हिंदुस्तान को शक्ल दिया। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किसने की थी। तो सबसे पहले इस हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग जो की थी, कांग्रेस के एक सदस्य थे आर.वी. धुलेकर। ये हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई तरह की दलीलें दी, कई तरह की बातें कही, लेकिन इनकी बातों को नहीं माना गया, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत तरह के कल्चर संप्रदाय और कई भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इसीलिए किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। तो हैदराबाद रियासत जो है, उसकी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है तो उस समय भी हिंदुस्तान में 3 ऐसे रियासत थे जो अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे। पहला नाम था जम्मू कश्मीर का, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था हैदराबाद। ठीक है। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको याद रखिएगा, सिंपल सा प्रश्न है, कभी कोई एग्जाम में आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, याद रखना, टफ होता है। तो संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी की गई। मतलब किस तरह का प्रारूप होगा। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, जो भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव इनका बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बहुत ज़बरदस्त भाषण देते हैं उस समय, और पूरी तरह से बता देते हैं कि संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, और इसमें क्या क्या जितनी भी फीचर्स हैं, जितनी भी जो विशेषताएं हिंदुस्तान के संविधान की, इन्होंने कम शब्दों में बहुत अच्छे से बता दिया है। और ये कब देखिए पहली बार हुआ था 9 दिसंबर को बैठक, दूसरी बैठक 11 को और तीसरी 13 दिसंबर को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 4 चैप्टर कंप्लीट किया। इस तरह से भाग 3 पुस्तक जो है
जो आधुनिक भारत के इतिहास है उसका भाग 3 जो है उसके चारों चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। और इस एक ही वीडियो मैंने कंप्लीट किया है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत अच्छी साबित होने वाली है। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।